हमें बहुत खुशी है कि हिंदी उर्दू आज कई जगहों गैर हिंदी उर्दू प्रदेशों और देशों में फैल रही है जहां अमूमन ये भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। इसकी खूबसूरती की झलक दिखाने के लिए हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी तर भाषा सत्र पेश करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी इस सत्र के संचालक डॉक्टर राजीव कुमार नयन को। आप सभी को नमस्कार। वह सत्र जो आदरणीय अरुण कमल जी और भोजन के बीच में था, वह सत्र अब आरंभ हो रहा है। यह अच्छी बात है कि आप लोगों को भोजन के लिए हमें रोकना पड़ता अपनी सुनाते हुए, और उस महापाप से हम बच गए। लेकिन मैं एक शिक्षक हूं और मेरा ऐसा मानना है कि जब हम सुबह की कक्षाएं लेते हैं और शाम के दोपहर के बाद की लेते हैं तो भोजन के बाद की कक्षाएं थोड़ी सी जटिल होती हैं। खैर, ये अच्छी बात है कि माहौल को सरल बनाने के लिए आप लोगों के सामने अभी एक कविता पाठ वाला जो कार्यक्रम है वह प्रस्तुत होने जा रहा है। और इस सत्र में जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है वे लोग कविता पाठ करने जा रहे हैं, और वे विविध क्षेत्रों से हैं जिनका परिचय पहले से ही कई बार इस मंच से मतलब उनका नाम पुकारा जा चुका है। मैं अब उनका नाम पुकारने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं निवेदन करता हूँ आलिना खलगाथ्यान आर्मेनिया से जो यहाँ पर पधारी हैं कि वे मंच पे आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। जी, तालियों के साथ स्वागत किया जाए इनका। साथ ही अफगानिस्तान से जी स्वागत है। अफगानिस्तान से यहां पर पधारे हुए मोहम्मद फहीम जलंद जी का हार्दिक स्वागत है मंच पर। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि थाईलैंड से धनभद्र भाई साहब जी आए हुए हैं, आपका भी स्वागत है मंच पर। चेन्नई से हमारे बीच कविता पाठ के लिए आमंत्रित हैं और यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हैं डॉक्टर गुर्रम कोंडा नीरजा जी। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। गुलबर्गा से विक्रम विसाजी जी, गुलबर्गा से विक्रम विसाजी जी जहां कहीं भी हैं आप फ्री, आप आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं राजीव कुमार सिंह, इस सत्र के संचालन की जिम्मेदारी मुझ पर है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा सत्र जो है एक सत्र पीछे चल रहा है, और इस सभा की विशेष बात यह भी है कि कुछ और गणमान्य अतिथि यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और यह अच्छा ही हुआ है। एक तरह से हम सबका सौभाग्य है कि आप सभी भी का जो है साथ इस सत्र को प्राप्त हुआ है। मैं विशेष तौर पे जब कविता की बात होती है और क से कविता का जब मैं नाम पढ़ता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जब मैं दिमागी तौर पे मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि एक चाय मिल जाती तो ज़रा दिमाग टाइट हो जाता। और वो जो टाइट है, अगर हम उसको हिंदी में कहते हैं और इसको पढ़ते हैं इस नाम को, तो कसे कविता, यानी कविता हमारे जीवन को कसती है। ठीक है, कसे कविता है, जीवन हमारे जो कसौटी पर कसना आप कहिए, तो वह कसना जो है एक प्रकार से कविता हमारे जीवन को कसने का काम करती है। जैसा कि आपको अरुण कमल जी ने बार बार कहा कि जब आप अवसाद की स्थिति में हों, जब आप परेशानी की स्थिति में हों, जब आप संघर्ष की स्थिति में हों, तब आप कविता का सहारा ले लीजिए। और अब हम लोग भोजन के बाद अपने उत्साह को जगाने के लिए कविता का सहारा ले रहे हैं।
सर्वप्रथम मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए, वह भी जैसा कि पहले कहा गया है, इस मंच से स्वरचित कविता का पाठ नहीं होगा, बल्कि जो है किसी न किसी कवि का अपनी प्रिय कविता जिसने आपको प्रभावित किया है उसका पाठ करना है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जो अभी कविता पाठ करने के लिए यहाँ पर आने वाली हैं, उनके काव्य पाठ को देखकर आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। स्वागत कीजिए तालियों के साथ आलिना खलगाथ्यान आर्मेनिया से। आदरणीय कुलपति महोदय, माननीय विद्वजन, सभागार में उपस्थित अतिथिगण एवं साहित्य प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं प्रवीण सर एवं उनकी टीम को ऐसे शानदार सुंदर कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और सीधा मैं कविता की ओर अपनी बात को रखूँगी। आज मैं आपके सामने हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित जो बीत गई सो बात गई कविता को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह बहुत मनोभावात्मक कविता है और इसके साथ साथ दार्शनिक पक्ष भी इसमें है। इसमें आपको ये सार मिल सकेगा कि जिंदगी दुनिया नश्वर है और आत्मा के साथ संबंध ही शाश्वत है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितने वलारियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृत्यु मित्र के है बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर है। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति, और मैं समझता हूं कि यह सत्र उन लोगों के लिए भी एक औषधि के रूप में है जिन लोगों के मन में वो भाषा विवाद की बीमारी इस समय आप सभी जानते हैं कि जोर पकड़े हुए है। और मैं बस आप लोग संकेत ही काफ़ी है। और मैं फिर आमंत्रित करता हूं उन्हें। अब आइए आवाज़ देते हैं जिनकी आवाज़ बड़ी मखमली है और उसका अनुभव आपको, उसका आभास अभी हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अफगानिस्तान से पधारे हुए मोहम्मद फहीम जलंध जी का। इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वानों, दूर और नज़दीक से आए हुए उपस्थित अतिथियों, सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम जलांद है। मैं अफ़गानिस्तान से हूँ। वर्तमान में अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में
वहाँ के अंग्रेज़ी विभाग में तृतीय वर्ष का शोधार्थी हूँ और साल 2017 से 18 तक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हिंदी पढ़ चुका हूँ, जिस समय प्रोफेसर गंगाधर वानोरे सर जी विदेशी विभाग अध्यक्ष थे। सौभाग्य से यहाँ आने के बाद उनके साथ दोबारा मुलाकात हो गई और उन्होंने ही हमें ऐसे कार्यक्रमों के साथ परिचित करा दिया। उनका भी धन्यवाद और पूरी टीम का धन्यवाद। सच में आज अत्यधिक सुखद अनुभव कर रहे हैं कि एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमें आमंत्रित किया है और फिर ऐसे महान विद्वानों के समक्ष कहने का अवसर दिया है। उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो सुहानलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है और ये एक तरह का अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पिरेशनल कविता। मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं और ज़िंदगी में कभी भी अगर कुछ दिक्कत या समस्या होगा कैसे उसका सामना करें, कभी उससे ना डरे, इस पर लिखा गया है। तो कविता कुछ ऐसा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चलना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलती नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह ऐसे हैरानी में। मोटी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद फहीम जी। जैसा कि आपने अभी अनुभव किया, ये दोनों ही रचनाएं, चाहे वो बीत गई सो बात गई या कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यह कई प्रश्न पूछे जा रहे थे अभी इसके पहले संवाद में। यह इसका प्रमाण है कि ये कविताएं कहाँ तक पहुंची हैं और हमारे हिंदी भाषा का एक तरह से, कविताओं का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उन भावों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उन संघर्षों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हम में आज भी वो शक्ति भर रही हैं। और इसके लिए मैं सुंदर काव्य पाठ के लिए आप दोनों का मैं विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं। अब हम लोग चलते हैं चेन्नई की ओर, जो चेन्नई से यहां पर पधारी हुई हैं। यद्यपि कि तेलुगु उनकी मातृभाषा है, हिंदी भाषा उन्हें बड़ा ही प्रिय है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस कारण से आप यहाँ के लगभग बहुत सारे हिंदी अध्यापक आपके शिष्य हैं और जो अभी इस समय पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। स्वागत कीजिए तालियों के साथ डॉक्टर गुर्रमकोंडा नीरजा जी का। आइए, आपका स्वागत है काव्य पाठ में। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। मैं मंच को नमस्कार करती हूँ और मंच के सम्मुख प्रस्तुत विद्वत समाज के समक्ष में नतमस्तक हूँ। मुझे आज यह अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं विशेष रूप से प्रवीण प्रणव जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं आप लोगों के समक्ष दो बातें साझा करना चाह रही हूँ। मेरी मातृभाषा तेलुगु है, एक आंख यदि मेरी मातृभाषा है तेलुगु और दूसरी आंख है मेरी हिंदी। दोनों ही मेरी मातृभाषाएं हैं और
दोनों ही भाषाओं पर अधिकार यदि मुझे प्राप्त हुआ है, इसका श्रेय मेरे माता पिता और गुरुजनों का है। आज इस मंच से मैं अपनी प्रिय कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। वह है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा। मैं 2 शब्द साझा करना चाहूँगी। व्यक्तिगत अनुभव है कि 5वीं कक्षा में जब पहली बार मैंने ये कविता पढ़ी तो पता नहीं है मैं इस कविता के प्रति इतनी प्रभावित हो गई हूँ कि जब मेरी टीचर ने कहा कि कविता प्रतियोगिता में आपको भाग लेना है, तो मैंने कहा कि मैं क्या माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता को प्रस्तुत कर सकती हूँ। तब उन्होंने कहा नहीं, स्वरचित कविता ही होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो लिख नहीं पाऊंगी। तब मेरी टीचर ने कहा कुछ भी करो लेकिन स्वरचित कविता ही प्रतियोगिता में पढ़ना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 5वीं कक्षा की हूँ। तो इसी कविता के तर्ज पर मैंने लिखी थी गुलाब की इच्छा। नकल है गुलाब की इच्छा। जीत गई प्रतियोगिता में, घर पहुंची ट्रॉफी के साथ, लेकिन मैंने सोचा कि पापा शाबाशी देंगे, लेकिन डांट पड़ी। पापा ने इतना डांटा मुझे कि कहने लगे इसके बाद कविता मत लिखो, चोरी करती हो, कविता मत लिखो। तो मैंने कहा ठीक है पापा, जिस दिन मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाऊंगी उस दिन ही मैं कविता लिखूंगी। लेकिन बाद में मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाई हूँ। लेकिन आज आपके समक्ष माखनलाल चतुर्वेदी जी की उसी कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर नीरजा जी। और आइए अब हम आमंत्रित करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी एक तरह से भारतीयता का पर्याय है और हिंदी के साथ साथ भारतीय विचारधारा जो है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है आप सभी को यह ज्ञात है। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के माध्यम से या फिर और अन्य जो विचारधारा है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है वह एक प्रकार से प्रसारित हो रही है भारत के प्राचीन ग्रंथों के द्वारा, हमारी संस्कृति के द्वारा। और उसके प्रमाण के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं धनभद्र जी थाईलैंड से, और मैं उनका स्वागत करता हूं काव्य पाठ के लिए। आइए, स्वागत है आपका। सभी शुद्ध एवं प्रबुद्ध को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम धनभद्र है, मैं थाईलैंड से हूँ। वर्तमान में परास्नातक हिंदी हैदराबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। और मेरी हिंदी शुरुआत ये है कि 2015 तो पहली बार थाईलैंड के बाहर आया था, तो भारत में मैं बोर्ड गया था। और इसके बाद जब थाईलैंड वापस गया और मैंने सोचा था कि बहुत सारे थाई शब्दों को संस्कृत हिंदी से प्रभावित होता है, तो इसलिए मैंने इस पाठ्यक्रम चुनता हूँ। चलो आज मैं आप लोगों को एक जॉन एलियट की कविता सुनाऊंगा। शुरू करेंगे। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, और उतने ही बेमुरावत हो।
तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू और इतने ही बेमुरावत हो। तुम हो पहलू में बरकरार नहीं, तुम हो पहलू में बरकरार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। है मेरी आंसू के मेरे सिवा, है मेरी आंसू के मेरे सिवा, तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस लिए देखते हो आईना, किस लिए देखते हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये क से कविता वालों की बड़ी चालाकी है, ठीक है। क्या है कि कविता की जरूरत तो आदरणीय ने बताई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी का स्वभाव जानना हो तो उससे कविता पाठ और उसकी प्रिय कविता का पाठ करवा लीजिए और आप उसके स्वभाव के बारे में परिचित हो जाएंगे। यह आखिरी मोहब्बत आपको बार बार होती रहे। और चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। बस वो शेर एक है कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कोई नहीं। तो हमारे प्रवीण जी भी इसी का पर्याय हैं। प्रणव जी हमारे प्रणव जी, सॉरी। तो आप इसका, जिनका नाम लेते हुए मैं डगमगा जा रहा हूं, आप देख रहे हैं अक्सर लोग मोहब्बत का नाम लेते हुए डगमगा जाते हैं, और वो इसका पर्याय है, और इसका वो डगमगाने का सबूत देके गए हैं हमारे धनभद्र भाई जी। तो जी, तो अब हम लोग आगे आमंत्रित करते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर कि जो समय अधिक हुआ है उसको कम समय में हम लोग अपनी प्रस्तुतियां दें। और मैं अब आमंत्रित करता हूं विक्रम विसाजी जी को, जो कि कन्नड़ भाषी हैं और गुलबर्गा से यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। विशेष रूप से आदरणीय अरुण कमल जी को और प्रवीण जी को और क से कविता इस मंच से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी ने जब फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, उत्तर ढूंढना है। एक आपकी प्रिय कविता और दूसरा वो आपको क्यों प्रिय लगता है। मेरे प्रिय कविता है सखी वे मुझसे कह कर जाते। मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता है। मैं इस कविता को, मैं जब 10th क्लास में था तब इस कविता का मैंने वाचन किया था। तब से ये कविता मेरे साथ आ रही है, जैसे बुखार की तरह और प्रेम की तरह। और इस कविता में मुझे लगता है कि एक स्मृति और विस्मृति के बीच में जैसे एक पेंडुलम हिलती जाती है, उसी तरह 2 लोगों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में एक स्मृति और विस्मृति का एक पेंडुलम फिरता रहा है। और मनुष्य की एक अंतर्द्वंद्व, अस्थिरता, इसका एक विषाद राग जैसा भी मुझे ये कविता कभी कभी लगता है। इसलिए ये मेरी प्रिय कविता इसलिए है कि इतना एक अनोखा भाषा में एक संगीत जैसा मुझे ये कविता लगती है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा,
किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा। रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। नमस्कार। बहुत ही सुंदर। और अब बारी है मेरी। मैं भी एक रचना जो मुझे प्रभावित करती है, और मैं वास्तव में जब कभी परेशान होता हूं या जब कभी संघर्ष की स्थिति में होता हूं, मैं इस रचना का पाठ करता हूं, और जैसे करता हूं वैसे ही आप लोगों के सामने उसके कुछ चरण मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि वह पंक्ति जो इसमें बार बार आएगी उसे आप लोगों को भी दोहराना है। ठीक है, दोहराना नहीं, साथ में ही बोलना है जी। कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधारस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिनके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को।
जोर से इतने लोगों की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। दव रूप रहो भव कानन को, कुछ हो न तजो निज साधन को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इस सत्र को इतने धैर्य से ध्यान से सुनने के लिए।